नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आज कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिले में धान उपार्जन, मिलिंग, चावल भंडारण की तैयारी एवं खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राइस मिल पंजीयन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों एवं राइस मिलर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपार्जन से लेकर चावल भंडारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रगति पर चर्चा की गई। धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी उपार्जन समितियों को बारदाना बोरी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। भिलाई निवासी अंकुश देवांगन ने अपनी अनूठी कला से एक बार फिर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आज जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक विशेष फ्रेम भेंट किया, जिसमें संगमरमर को बारीकी से तराश कर बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी प्रतिमा लगी हुई है। फ्रेम के पीछे अयोध्या स्थित नवनिर्मित श्री रामलला मंदिर की भव्य प्रकृति भी उकेरी गई है। इस अद्भुत कृति को देखकर मुख्यमंत्री ने देवांगन की भरपूर प्रशंसा की और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रतिमा को देखने के लिए फ्रेम में एक माइक्रोस्कोपिक लेंस लगाया गया है, जिसकी सहायता से ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव, मुस्कान और बालों की सूक्ष्म रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह केवल कला नहीं, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के जलघर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कर्मचारियों ने पानी का वाल्व खोलने के दौरान जलघर के अंदर एक लाश को तैरते हुए देखा। इसकी सूचना नगर निगम और पुलिस प्रशासन को दी गई। तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मर्च्यूरी भेजा। पुलिस शव की शिनाख्ती में जुटी हुई है। दुर्ग नगर निगम के इस जलघर से हजारों घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। दुर्ग जिले में बढ़ते अपराध के बाद अब पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए घातक हथियार मंगाने, सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने, अवैध सट्टा खेलने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आदतन चाकूबाज गुंडा और निगरानी बदमाश को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट व मीशो जैसे ऑनलाइन माध्यमों से धारदार हथियार मंगाकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर आम जनता में भय का माहौल बना रहे थे। उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। दुर्ग जिले में संचालित स्वास्थ्य इंजीनियरिंग वर्ष में काम करने वाले मजदूर की काम के दौरान करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान छावनी के रहने वाले नवल पटेल के रूप में हुई है। नवल पिछले 1 साल से स्वास्थ्य इंजीनियरिंग वर्क्स में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। करंट लगते ही नवल गंभीर रूप से झुलस गया और वहीं गिर पड़ा। साथी मजदूर और कंपनी के लोगों ने उसे तत्काल भिलाई के एक निजी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए कंपनी प्रबंधन ने तत्काल 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। मामला जामुल थाने क्षेत्र का है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सांसद ने यहां नवनिर्मित आधुनिक लॉज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट प्रदेश की प्रगतिशील सोच और आधुनिक छवि का प्रतीक बन चुका है। यहाँ तैयार हुआ अत्याधुनिक लॉज यात्रियों को आराम, सुविधा और उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ की बढ़ती पहचान और यात्री हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने एयरपोर्ट प्रबंधक को इस उत्कृष्ट पहल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से रायपुर एयरपोर्ट देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में अपनी जगह और मजबूत करेगा।
बरसात की समाप्ति के बाद राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का काम जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सभी सड़कों की मरम्मत का काम दिसंबर तक पूर्ण होने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रगतिरत मरम्मत, नई सड़कों और नवीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग सचिव सिंह ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाए और उन्हें पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा से पूर्ण करे। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत के काम प्रारंभ हो चुके हैं वे रुकने नहीं चाहिए। कार्यों को तेज गति से करते हुए दिसंबर माह तक हर हाल में पूर्ण कराए। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को धान विक्रय के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तुअर टोकन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे धान बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें किसान आधार आधारित OTP से पंजीकरण और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से टोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। खरीफ के लिए धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि ऐप से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अटैच की गई संपत्ति में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत 59.96 करोड़ रुपए हैं। इनके अलावा 1.24 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट भी जब्त की गई है। ईडी ने यह जांच ECB EW रायपुर द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के सर्वोच्च स्तर पर था। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में SIR का कार्य प्रारंभ हो गया है। SIR में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। आयोग की अनुमति के बगैर इनको अवकाश नहीं मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आदेश के परिपालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश के बाद भी बिना अनुमति अवकाश पर जाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी आयोग ने दे दी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यह बैठक उनके निजी आवास पर हुई, जिसमें खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में आतंकी हमले की जांच की प्रगति और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा के मौजूदा हालात का ब्यौरा पेश किया गया। शाह ने अधिकारियों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार का निर्धारित गुजरात दौरा रद्द कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पूरी कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में राज्य की जैव विविधता और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण को भी बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देसी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के मुइद्दीन बेला गांव स्थित SBI बैंक शाखा के ATM में अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में ATM कक्ष पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया। आग लगते ही बैंक में हड़कंप मच गया।
ब्रांच मैनेजर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्रांच मैनेजर के अनुसार संभावना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही एटीएम बूथ में आग लगी होगी। इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन एटीएम कक्ष पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बाकी जांच के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स द्वारा लगाए गए शटडाउन ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते 20,000 फ्लाइट्स या तो रद्द हुई है या फिर उनमें देरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया और लाखों जरूरतमंद लोग सरकार द्वारा बांटे जाने वाले खाने से वंचित रहे। शटडाउन के चलते हजारों संख्या ठेकेदार और छोटे व्यापारियों को पैसे नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि शटडाउन से हुए नुकसान की गणना करने में भी अभी हफ्तों का समय लगेगा और महीने भी लग सकते हैं। शटडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बांग्लादेश की विशेष अदालत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगी। फैसले को देखते हुए बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। गुरुवार को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के बंद के चलते राजधानी ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और लॉकडाउन जैसे हालात है। बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है। अभियोजन टीम के एक सदस्य ने बताया कि अपराध न्यायाधिकरण तय शेड्यूल के मुताबिक ही अपना फैसला सुनाएगा। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.